नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि ईरान और इजराइल की वॉर अब बड़ी तबाही की तरफ बढ़ने लगी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी अटैक के प्लान को मंजूरी दे दी है। हालांकि ट्रंप ने यह क्लियर किया है कि उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला अभी तक नहीं किया है, यानी प्लान तैयार है, बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दूसरी तरफ आज इस वॉर में रूस और चीन की एंट्री हो गई। पुतिन और शी जिनपिंग की बात हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने कहा कि ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका को नहीं कूदना चाहिए। अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो यह जंग और भड़केगी, तबाही बहुत भयानक होगी। इसलिए अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट अटैक से बचे। इसके जवाब में ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा, पुतिन पहले अपने मसले तो सुलझा लें, फिर ईरान और इजराइल की चिंता करें। इस जंग की चपेट में दूसरे देश भी आ सकते हैं, लेकिन जंग के मैदान में न ईरान झुकने को तैयार है और न इजराइल पीछे हटने को तैयार है। ईरान ने आज इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। तेल अवीव और दूसरे शहरों के सिविलियंस एरियाज में मिसाइल्स दागी। जवाब में इजराइल ने भी ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान की गुस्ताखी का जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। खमेनेई के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मतलब यह कि ईरान इजराइल की जंग अब और भड़केगी और दुनिया भी दो खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका और यूरोप इजराइल के साथ हैं, जबकि आज रूस और चीन ईरान के साथ खड़े दिखाई दिए। इन सारी बातों का क्या मतलब है? अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या रूस और चीन ईरान का साथ देंगे? क्या अब ईरान इजराइल की जंग वर्ल्ड वॉर की शक्ल अख्तियार कर लेगी? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको यह दिखाता हूं कि आज ईरान ने इजराइल पर कैसे बड़ा हमला करके अमेरिका को चैलेंज दिया। इजराइल के हमलों से बुरी तरह तबाह हो चुके ईरान ने आज जंग के 7वें दिन इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। इजराइल पर मिसाइल्स की बरसात कर दी। ईरान ने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान की मिसाइल्स का निशाना इजराइल का पोर्ट सिटी हाइफा भी था। इसके अलावा ईरान ने यरूशलेम शहर के उस हिस्से पर भी मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया जो इजराइल के कब्जे में है। ईरान ने आज पहली बार इजराइल पर अटैक में मीडियम रेंज की बैलिस्टिक की एक नई मिसाइल खुर्रम शहर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ईरान ने सेजिन मिसाइल से भी इजराइल के होलोन शहर को निशाना बनाया। हमेशा की तरह आज भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त काम किया। ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को आसमान में ही मार गिराया, लेकिन आज इजराइल की सेना ने यह बताया कि ईरान ने उसके ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स वाली मिसाइल से अटैक किया है, जिससे उसके डिफेंस के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। इसलिए तेल अवीव और दूसरे शहरों में आज दिन भर सायरन बजते रहे और आसमान में आतिशबाजी नजर आती रही। क्योंकि ईरान ने मल्टीपल वॉरहेड्स वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, इसलिए कुछ मिसाइल्स इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से बच गई। ईरान की एक मिसाइल इजराइल के दक्षिणी शहर बीर शेबा के बीचों बीच सोरोका मेडिकल सेंटर पर गिरी। हॉस्पिटल पर मिसाइल अटैक से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। इससे पहले ईरान की कुछ मिसाइल्स रिहायशी इलाकों पर गिरी, जिनसे बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। लेकिन आज पहली बार ईरान की मिसाइल इजराइल के किसी मेडिकल सेंटर पर गिरी। हालांकि ईरान ने अपनी सफाई में कहा कि हॉस्पिटल के बगल में
और इसके बेसमेंट में इजराइल का इंटेलिजेंस और कमांड सेंटर था। ईरान ने इजराइल के कमांड सेंटर को टारगेट किया। बीर शेबा के हॉस्पिटल पर मिसाइल अटैक में कई दर्जन लोग घायल हुए। इस हॉस्पिटल का कुछ हिस्सा मिसाइल के इम्पैक्ट से तबाह हो गया है। ईरान के हमले के बाद सोरोका हॉस्पिटल की कुछ यूनिट्स ने काम करना बंद कर दिया। मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को हॉस्पिटल पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस हमले से नाराज इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कास ने तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी को जान से मारने की धमकी दी। इजराइल कांज ने कहा कि खोमेनी आज के दौर के हिटलर हैं। उनके हुक्म पर इजराइल के हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, इसलिए अब खामेनेई को जीने की इजाजत नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है। मैं हालात देख रहा हूं। आज के दौर का खामेनेई जैसा तानाशाह जो एक मुल्क के अगवा हैं, उनका बहुत ज्यादा वैचारिक दबदबा है और वो इसका इस्तेमाल इजराइल को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। वो अपने आवाम की ओर से ये मकसद हासिल करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम सबूत देख रहे हैं कि खामेनेई के हुक्म पर अस्पताल पर हमला हुआ है। हमने इस जंग के लक्ष्य तय किए हैं। हमारा मकसद परमाणु हमले के खतरे को खत्म करना और मिसाइल के खतरे का सफाया करना है। इस दौरान इजराइल के रक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वो इन लक्ष्यों को हासिल करें। इस शख्स को कतई जिंदा नहीं रहना चाहिए। बीर शेबा के हॉस्पिटल के अलावा ईरान के मिसाइल्स ने और ड्रोन्स ने इजराइल के कई और शहरों और सबर्बन एरियाज को टारगेट किया। ईरान की एक मिसाइल तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर भी गिरी, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान के मिसाइल अटैक के बावजूद इजराइल के शेयर मार्केट में 52 हफ्ते की सबसे बड़ी बढ़त देखी गई। ये इजराइल की स्पिरिट को दर्शाता है। ईरान के अटैक से इजराइल के कई शहरों में नुकसान हुआ है। इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल में बहुत से लोग घर छोड़कर अंडरग्राउंड शेल्टर्स और जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशन पे रात गुजारने को मजबूर है। एक इजरायली महिला ने कहा वो सेना में रह चुकी है, उसने बहुत सी जंग देखी है, लेकिन आज जितना तेज धमाका हुआ वैसा धमाका उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना। बहुत तेज धमाका हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में इतना तेज धमाका पहले नहीं सुना था, जबकि मैं सेना में रह चुकी हूँ और मेरे पेरेंट अश्केलोन में रहते हैं। मैंने कुछ बम धमाके देखे हैं, कई जंगों को झेला है। मैं यहाँ से 100 मीटर दूर थी। मैं अपनी बेटी के साथ इस इमारत में रहती हूँ। मैंने पहला अलार्म सुना और शेल्टर के भीतर चली गई। मैंने अपनी बेटी को जगाया, उससे साथ आने के लिए बोला। वो साथ आई। हम बैठ गए। हमने अपने डॉग को साथ लिया और दरवाजे बंद किए। सुबह 7:07 पर पहला सायरन बजा, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें धमाके सुनाई दिए और फिर दूसरा अलार्म बजा। मुझे लगा कोई बड़ा जहाज मेरे ऊपर से गुजर रहा है। बड़ी तेज सीटी बजी। कुछ ही सेकंड के बाद मैंने तेज धमाका सुना। मेरे कान के पर्दे फट गए। शेल्टर का दरवाजा खुल गया। हमारा डॉग बाहर भाग गया और हम बहुत डर गए थे। ईरान की मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर जबरदस्त जवाबी हमला किया। इजराइल ने राजधानी तेहरान और उसके आसपास के सबर्बन इलाकों पर बम बरसाए। तेहरान में कई बड़े धमाके सुने गए। इजराइल की सेना ने बताया कि उसके 40 से ज्यादा विमानों ने ईरान में अलग अलग टारगेट्स पर बमबारी की है। इनका मकसद ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल फैसिलिटीज को खत्म करना है। आज इजराइल ने ईरान के अरक में एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमबारी की। इजराइल के बमबारी के बाद अरक के न्यूक्लियर फैसिलिटी से धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। अरक में ईरान का हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर था। इजराइल ने कहा उसके हमले से अरक में ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह तबाह हो गया है। इससे ईरान प्लूटोनियम बना रहा था, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में हो सकता था।
आज इजराइल ने यह भी बताया कि उसने नंताज में ईरान के मेन एटमी ठिकाने पर एक बार फिर हमला किया। इस हमले का मकसद ईरान की एक और न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करना था। आज सुबह करीब 6 बजे हमने देखा कि बच्चों को मारने वाली यहूदी हुकूमत ने एक और हमला किया। हमारे एयर डिफेंस ने उनको बड़ा हमला करने से रोक दिया, लेकिन उनके 2 बम शोदाए खोंदाब न्यूक्लियर साइट पर गिरे। अभी इस इलाके से कोई रेडिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले ही इस जगह की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठा लिए गए थे। इस जगह को खाली करा लिया गया था, जिससे किसी की जान नहीं गई। इसके अलावा दुश्मन के हमले में किसी रिहायशी इलाके को नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ है। इजराइल की बमबारी की वजह से ईरान में 800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा घायल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान घोस्ट सिटी बन गई है। तेहरान की करीब 1 करोड़ की आबादी से ज्यादातर लोग ईरान के दूसरे शहरों में चले गए हैं। ईरान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने पड़ोस के यज़्द शहर का रुख किया है, जबकि बहुत से लोग कुम और इस्फहान शहर में चले गए हैं। तेहरान में इस वक्त बर्बादी का मंजर है। तेहरान शहर से दूसरे इलाकों को जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम है। तेहरान छोड़कर यज़्द पहुंचे लोगों ने बताया कि ईरान में पेट्रोल डीजल की भी किल्लत होने लगी है और लोगों के लिए महफूज ठिकाने तलाशना मुश्किल होता जा रहा है। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं अपना सारा कीमती सामान समेट लूं और उसने कहा कि यज़्द में कुछ हॉस्टल फ्री हैं। उसने कहा कि हम ये लड़ाई बंद होने तक वहां ठहर सकते हैं। रास्ते में ईंधन और जीपीएस की गड़बड़ी की वजह से हमें काफी दिक्कतें भी आईं। हालांकि आखिर में हम यहाँ पहुँच गए और इन लोगों ने हमें खुशी खुशी साथ रहने की इजाज़त दे दी। हम यहाँ पिछली 2 रातों से रुके हैं। यज़्द दूसरे शहरों के मुकाबले ज़्यादा सेफ है। चूंकि कुछ लोगों के ठहरने के लिए दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने तय किया कि हम उन लोगों की मदद करेंगे जिनको मुफ्त में रहने की जगह नहीं मिल पा रही है। इजराइल की बमबारी के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची यूरोपीय देशों से बातचीत के लिए जिनेवा जा रहे हैं, जहां वो फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के अधिकारियों के साथ बात करेंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के अधिकारी अमेरिका से बात करने को तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि पहले सीज फायर होना चाहिए। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भी यही चाहते हैं। Dans les échanges que nous avons pu avoir avec les autorités iraniennes, हमारी ईरान के अधिकारियों से बात हुई है, उसमें उनका संदेश बिल्कुल साफ है। वो बातचीत शुरू करना चाहते हैं। अगर युद्ध विराम हो जाए तो ईरान अमेरिका से भी बात करने को तैयार है। हमारी ओर से मैं कह सकता हूं कि हम भी बातचीत शुरू करना चाहते हैं। शर्त बस ये है कि इन वार्ताओं का कोई ठोस नतीजा निकले, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पीछे ले जाए और इलाके को अस्थिर करने की अपनी गतिविधि बंद करे। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने इजराइल पर तगड़े हमले किए हैं, कई शहरों में कई बिल्डिंग्स तबाह की हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इन हमलों से इजराइल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान इस बात पर संतोष तो कर सकता है कि उसकी मिसाइल्स तेल अवीव में आग बरसा रही हैं। ईरान को इस बात का भी संतोष होगा कि उसने इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को कई बार नाकाम कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर इजराइल के हमले प्रिसाइज और कंट्रोल्ड हैं। इजराइल एक एक करके ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर रहा है। उसका लेटेस्ट अटैक अरक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर है, जहां ईरान का हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर था। इजराइल ने ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को 2-2 बार खत्म कर दिया है। अब ईरान की मिलिट्री की कमांड थर्ड लाइन की लीडरशिप के हाथ में है। ईरान की मिसाइल्स का स्टॉक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिलहाल बाहर से ईरान को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है। डिफेंस और अटैक दोनों के लिए अमेरिका का सपोर्ट है। ईरान ऊपर से कुछ भी कहे, अंदर से वो भी चाहता है कि यह जंग बंद होनी चाहिए। जाहिर है ये आत्मसम्मान की कीमत पर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान यूरोपीय देशों से बातचीत के लिए तैयार है, ये काफी बड़ा संकेत है।
लेकिन जिनेवा में होने वाली बातचीत में इजराइल का कोई खास इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता। इजराइल का ईरान के स्काई पर कब्जा है, वो जब चाहे जहां चाहे अटैक कर सकता है, इसलिए वो उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इजराइल का पहला टारगेट है ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता को खत्म करना। दूसरा निशाना है ईरान में रिजीम चेंज करना। अब इजराइल के निशाने पर ईरान के सबसे बड़े लीडर खामेनेई हैं, लेकिन खामेनेई को खत्म करने से ईरान को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। खामेनेई का बेटा उनकी जगह ले सकता है। मतलब ये, अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो इजराइल का ईरान के रिजीम चेंज करने का पर्पस पूरा नहीं होगा। इजराइल को अब इंतजार है कि अमेरिका इस जंग में कब और कैसे एंट्री लेता है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान पर अटैक के मिलिट्री प्लान को मंजूरी दे दी है। हालांकि उन्होंने अभी अटैक को फाइनल गो अहेड नहीं दिया है। इस बीच अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को यूरोप के लिए रवाना कर दिया है। ब्रिटेन ने भी अपने कुछ जंगी जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे हैं। हालांकि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर से कहा उन्होंने ईरान पर हमले को मंजूरी नहीं दी है, पर वो इंश्योर करना चाहते हैं कि ईरान के पास एटमी ताकत किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War is very bad. There was no reason for this to be a war. There was no reason for Russia, Ukraine. A lot of wars there was no reason for. People that don't want, I don't want to fight either. I'm not looking to fight. But if it's a choice between fighting and them having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting. Therefore, you may have to fight, and maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon, because the entire world will blow up. I'm not going to let that happen. इस पूरे मामले में आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह हुई कि रूस खुलकर ईरान के पक्ष में सामने आ गया। रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा अगर ईरान इजरायली की जंग में अमेरिका कूदा तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इजराइल को भी वार्निंग देते हुए कहा अगर इजराइल ने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया तो इसका अंजाम उसको भुगतना होगा, क्योंकि वहां 250 रूसी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся... हम अमेरिका को चेतावनी देते हैं कि वो इस संघर्ष में अपनी सेना के दखल की हिमाकत न करे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कदम होगा और इसके नतीजे बेहद घातक होंगे। रूस इजरायल के नेतृत्व से भी कहता है कि वो ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर हमले फौरन बंद करे जो गारंटी के अंदर हैं और जहां IAEA की टीमें निरीक्षण के लिए जाती रही हैं। हम खास तौर से बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वहां रूस के स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से फोन पर लंबी बात की और इसके बाद दोनों नेताओं ने कहा दुनिया की बड़ी ताकतों को ईरान इजराइल वॉर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नोट करने वाली बात यह है कि पुतिन और जिनपिंग दोनों ने ईरान पर इजराइल के हमले को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बताया। अमेरिका का नाम लिए बगैर जिनपिंग ने कहा दुनिया की बड़ी ताकतों का इजराइल पर अच्छा असर है, उनको चाहिए कि वो जंग की आग भड़काने के बजाय इसको बुझाने का काम करें। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी तुरंत युद्ध रोकने की अपील की और कहा ईरान उन पर भरोसा करता है और अगर दोनों पक्ष चाहेंगे तो वो युद्ध रुकवाने के लिए मीडिएट करने को तैयार हैं। В этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе
जमीन के भीतर जो कारखाने हैं वो मौजूद हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में मुझे लगता है कि उचित ये होगा कि सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि ये टकराव खत्म हो और इसमें शामिल सभी पक्षों के बीच में समझौता हो जाए। इसके लिए एक तरफ तो ईरान के हितों की रक्षा होनी चाहिए जिससे वो एटमी शक्ति का शांतिपूर्ण इस्तेमाल कर सके। मेरा मतलब है कि ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी और अन्य क्षेत्रों में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए। इसके अलावा यहूदी मुल्क इजरायल को भी बिना शर्त सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलनी चाहिए। इस मामले में मैं कहूंगा कि हमारे और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, हम बातचीत जारी रखकर इस क्षेत्र में उनके हितों का ख्याल रखते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सी बातें हैं। हमने इन सभी मसलों पर इजरायल और अमेरिका से बात की है और हमने इस बारे में अपने ईरानी दोस्तों को भी संदेश भेजा है। कुल मिलाकर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के ईरान के हितों की हिफाजत की जा सकती है और इसके साथ साथ इजरायल की सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी दूर की जा सकती हैं। मेरी राय में ऐसे विकल्प मौजूद हैं। पुतिन इस वॉर में मीडिएट क्यों करना चाहते हैं, पुतिन से जंग को रोकना क्यों चाहते हैं, ये समझने की जरूरत है। इजराइल के निशाने पर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनमें बुशहर भी है। यहां रूस के स्पेशलिस्ट काम करते हैं, करीब 250 रशियंस हैं। इसके अलावा ईरान में रूस के करीब 600 लोग हैं जो फिलहाल ईरान को छोड़कर जाना नहीं चाहते। इसलिए पुतिन इराक की मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि ईरान ने रशिया से अब तक कोई मदद नहीं मांगी। ईरान का कहना है कि वो अपनी जंग अपने आप लड़ेगा। पहले भी रशिया ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा करने में मदद का ऑफर दिया था, लेकिन ईरान ने तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अब भी रशिया का इंटरेस्ट ईरान को मदद करने में है, इसीलिए उसने अमेरिका को चेतावनी भी दी है। लेकिन पुतिन की प्रॉब्लम यह है कि जब तक ईरान मदद न मांगे, मदद लेने को तैयार न हो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के देशों के अपने अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक हित हैं और सब उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन भारत का फोकस ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी पर है। इसके लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत आज ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों को लेकर पहला विमान दिल्ली पहुंच गया। दूसरी फ्लाइट भी आज देर रात तक आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से दिल्ली पहुंच जाएगी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान के अलग अलग शहरों से भारत के नागरिकों को सड़क के रास्ते ईरान के पड़ोसी देशों आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान पहुंचाया जा रहा है और फिर वहां से उन्हें स्पेशल फ्लाइट से भारत लाया जा रहा है। आज 600 भारतीय ईरान के कुम सिटी से उत्तरी शहर मशाद पहुंचे हैं। इससे पहले आज जो 110 स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचे, उनमें से 94 स्टूडेंट्स कश्मीर के हैं और 16 दूसरे 6 राज्यों के हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इन स्टूडेंट्स को वेलकम करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचे स्टूडेंट्स ने ईरान के खौफनाक हालात के बारे में बताया। एक छात्र ने कहा, जब स्टूडेंट्स की बस सड़क से गुजर रही थी तो एक मिसाइल उनके बगल से गुजरी। ड्रोन हमले भी लगातार हो रहे थे। ईरान से लौटे कश्मीरी स्टूडेंट्स ने बताया कि वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त मौत से सामना हो सकता है। लेकिन भारत सरकार ने बिना देर के मदद पहुंचाई, सारे भारतीयों की वापसी के पुख्ता इंतजाम किए, इसीलिए वो सब सुरक्षित वापस लौट पाए। सर, हालात में तो हमने देखा जैसे हमारी बस जा रही थी, बस के साथ में हमने मिसाइल देखी, एकदम हमारी आंखों के सामने जाती हुई देखी और ड्रोन भी ऐसे गिरा था तो वहाँ पे 2 लोग मरे गए, तो ईरानी ही थे। खैर, तो बड़ी से देखे। फिर हमने बॉर्डर के जरिए क्रॉस करा, अर्मेनिस्तान बॉर्डर से हमने क्रॉस करा तो वो अच्छा रहा। फिर हम अर्मेनिस्तान रुके, फिर आए, ठीक है। लेकिन तो सिचुएशन जो दिखाई जा रही है न्यूज में अब है वही सिचुएशन है। हमारे जो डॉम के बाहर खिड़की थी, हमारे हॉस्टल के बाहर जो खिड़की थी, वहाँ पे पूरा वो रोशनी सा आ रहा था और बहुत सारे मिसाइल्स थे वहाँ पर, वो दिख रहे थे हमें। और फिर हम उसके बाद हमारे नेबरहुड में ही अटैक हो गया, तो उससे तो हम ज्यादा ही डर गए उसके बाद, क्योंकि फिर सब कुछ बंद होने लगा था धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले ही हम इसीलिए बहुत बहुत थैंकफुल है ना गवर्नमेंट के, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें वहां से निकाला कि उसके बाद जो हालत खराब हो जाती हमें वो देखनी नहीं पड़ी। वहाँ की हालात कैसी थी,
थी, उस प्रिवेलिंग सिचुएशन में हमें बहुत अच्छे से जो हमारी गवर्नमेंट थी, एम्बेसी थी, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, टू MEA, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इंडियन एम्बेसी। हम बहुत थैंकफुल है। उन्होंने सिचुएशन वर्स होने से, उससे ज्यादा वर्स होने से पहले हमें इवैक्यूएट किया, रिलोकेट किया पहले टू द आर्मेनिया। फर्स्ट ड्रोन स्ट्राइक वाज जो हमारी सिटी में हुआ, इट वाज आउटसाइड द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, पहला जो ड्रोन अटैक हुआ। सेकंड इट वाज इन तबरीज एयरपोर्ट पे अटैक किया उन्होंने, लाइक उसमें कुछ नहीं बचा। एंड द मोस्ट रिडिकुलस थिंग वाज दे ट्राइड टू अटैक द इमाम रेजा श्राइन एंड दे लाइक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द मशहद एयरपोर्ट। सो दीज वर लाइक वेरी बिग ब्लोन आउट फॉर अस, जिससे देख हम बहुत शॉक हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर और सरकार की तारीफ की। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर प्राइम मिनिस्टर और जयशंकर जी ने जो ये काम किया है, जिसमें इन सबको ले आए हैं और जो बाकी रह गए वो भी ले आएंगे, ये बहुत एक बड़ा काम किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान में करीब 1300 कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, कुछ वापस आ गए हैं, बाकी भी जल्दी वापस आ जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि ईरान में इस वक्त लगभग 6000 भारतीय नागरिक हैं, जिनको पहले सड़क के रास्ते पड़ोस के देशों में पहुंचाया जा रहा है, फिर विमान से भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें टाइम लगेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गए, अब हालात बिगड़ गए हैं और उनके माँ बाप जाहिर सी बात है परेशान होंगे। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी परेशान होता, और बच्चे भी वहाँ से निकलना चाहते थे। तो कुछ दिन पहले मैंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात की और हमने एक प्लान जो है वो तैयार किया। उस प्लान के तहत अब इन बच्चों को लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई एयरपोर्ट वहाँ खुला नहीं है, पोर्ट सारे बंद हैं, तो इनको ओवरलैंड जो है आर्मीनिया से निकालने का जो है एक प्रोग्राम है। एक मतलब कल हमने 90 के करीब लाए, आज क्या 300-400 के करीब जो हैं वो निकल रहे हैं। एक एक करके हम इनको जल्दी से निकाल लेंगे। भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान और यूरोपीय देश भी अपने अपने नागरिकों को सड़क के रास्ते ईरान के पड़ोसी देशों में पहुंचा रहे हैं। चीन अब तक अपने 800 नागरिकों को तुर्कमेनिस्तान के रास्ते स्वदेश वापस ला चुका है। इंडोनेशिया भी 300 नागरिकों को वापस ला चुका है। जापान ने ईरान में फंसे अपने 380 लोगों को वापस लाने के लिए 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट अफ्रीकी देश जिबूती भेजे हैं। जिबूती में जापान का एयरबेस है। लेकिन बड़ी बात यह कि अपने लोगों को बाहर निकालने का काम सबसे पहले भारत ने शुरू किया और सबसे पहले भारत के लोग ही ईरान से सुरक्षित स्वदेश लौटे। रूस अकेला देश है जिसने साफ कह दिया कि वो ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। उसके जो 600 एक्सपर्ट्स ईरान में हैं वो वहीं रहेंगे। इससे इजराइल ईरान के उन ठिकानों पर हमला न करे जहां रशियन एक्सपर्ट मौजूद हैं। पुतिन ने अमेरिका को भी ईरान इजराइल वॉर में न कूदने की सलाह इसीलिए दी है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को घेरने का पूरा प्लान बना चुके हैं और इसके लिए वो पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करेंगे। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुलकर बता भी दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को लंच पर इनवाइट क्यों किया था, ट्रंप का मकसद क्या था। मैंने आपको आज की बात में कल ही बताया था कि ईरान की करीब 1000 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अमेरिका ईरान पर अटैक का प्लान बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका के काम आ सकता है। ईरान के बारे में पाकिस्तान के पास जो जानकारी है वो अमेरिका के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकती है। इसलिए ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। मैंने कल ही कहा था कि ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, अपना मतलब निकालने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ट्रंप ने एग्जैक्टली यही बात पब्लिकली कह दी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर से बेहतर ईरान को कोई और नहीं समझता। मुनीर का रुख इजराइल के भी खिलाफ है, इसलिए ईरान इजराइल वॉर में मुनीर अमेरिका के काम आ सकते हैं। कल लंच के दौरान उनसे इसी मुद्दे पर बात हुई। They know Iran very well, better than most.
and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. चूंकि जनरल मुनीर आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को शांति के लिए नोबेल प्राइज देने की मांग की थी और पूरी दुनिया जानती कि ट्रंप को अपनी चापलूसी पसंद है। इसलिए ट्रंप ने आज कहा जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में मुनीर ने अहम रोल निभाया, इसलिए वो मुनीर को थैंक यू कहना चाहते थे। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं, ऐसे में वॉर को एस्केलेट न करके दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन वो यहां नहीं आ सके। अच्छी बात है कि मोदी ने सीज फायर का फैसला करके दोनों देशों को बड़ी तबाही से बचा लिया। Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There were two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. ट्रंप ने बताया उन्होंने ईरान पर बात करने के लिए आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया था, लेकिन अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों का दावा है बात सिर्फ इतनी नहीं है, असल में पाकिस्तान को पैसा चाहिए। आसिम मुनीर पैसे के चक्कर में ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं और ट्रंप की नजर पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर है, इसीलिए ट्रंप ने मुनीर को घास डाली। President Trump is confused. He is not a politician, he's a businessman. He is looking in Pakistan, our other resources, that's why there's no free lunch here. That's why he invites it to the General Asif Munir. But what is the General Asif Munir's interest? His interest is money. His interest to counter the India. His interest not to counter the Iran. Iran is one side, but Pakistan is always looking for the money, either comes from the United States of America or from China or from the Saudi Arabia. पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी थिंक टैंक के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने भी ट्रंप को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तान का इस्तेमाल करने वाला बताया और उन्होंने कहा कि ट्रंप जानते हैं पाकिस्तान में असली पावर आसिम मुनीर के पास है, इसलिए डील करने के लिए उन्होंने मुनीर को लंच पर इनवाइट किया। Well, first of all, President Trump is enamored with generals. ट्रंप को आर्मी जनरल्स के साथ डील करने में आसानी होती है। हमने उनके पहले कार्यकाल में भी ये बात देखी थी। दूसरी बात ये वास्तविकता है कि आसिम मुनीर के पास पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत है। पाकिस्तान में हमेशा ऐसा रहा है। आईएसआई के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना हमेशा से ताकतवर रही है। ट्रंप कूटनीति को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान की हकीकत दिखा रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी जनरल मुनीर के बारे में बहुत कुछ बताया। आज मैंने ओवैसी के साथ आपकी अदालत का शो रिकॉर्ड किया तो आसिम मुनीर की ट्रंप से मीटिंग का सवाल भी आया। ओवैसी ने कहा यह जानना जरूरी है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ क्या डील की। ओवैसी ने कहा कि व्हाइट हाउस में किसी को मुफ्त में लंच नहीं कराया जाता, देयर आर नो फ्री लंचेस। अमेरिका जब ईरान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसेस और एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए आसिम मुनीर को बुलाया गया। ओवैसी ने कहा चूंकि आसिम मुनीर ट्रंप के इशारे पर नाचने को तैयार हैं तो अमेरिका उन्हें खूब नाचना चाहेगा। ओवैसी ने कहा जो बात बताई उसका एक हिस्सा मैं आपको अभी दिखा देता हूं। सबसे पहले आप ये पाकिस्तान की आवाम को बताइए कि आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या डील कर ली है। वो बताइए ट्रंप से आपने डील क्या करके आए हैं। डील देखिए,
ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस लेकर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप ने उनको सिर्फ वहां पर बिठाकर खाना खिलाया। ट्रंप ने कुछ कहा होगा कि बेटा अब उस बॉर्डर पर तुमको कुछ करना है, हमारे लिए नाचना पड़ेगा, तो नचाएंगे उनको वहां पर। मैं सुना है कि जो अमेरिका के स्पाई प्लेन से वो ऑलरेडी ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर तैनात कर दी है उन्होंने। नहीं रही, इनका एक एयर बेस है, वो तो पूरा यूएस के कंट्रोल में है, वो यूएस के कंट्रोल में आज भी उनके। भारत में किसी दूसरे देश का कोई बेस नहीं है। हम ना यहाँ टेररिस्ट कैंप्स चलाते किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ। ये तो सब बुराइयां उन्हीं के पास है, पूरी दुनिया का कैंसर उनके पास है टेररिज्म का, तो वो कर रहे हैं। आपकी अदालत के शो में इस बात का भी जिक्र आया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर ट्रंप के दबाव में हुआ? क्या ट्रंप ने ट्रेड डील के नाम पर प्रेशर बनाया? ओवैसी ने कहा कि भारत ने सीज फायर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर किया। ट्रेड डील का प्रेशर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के मुकाबले पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ट्रेड कुछ भी नहीं है। ओवैसी ने ट्रंप को चैलेंज किया, अगर वो वाकई में युद्ध रुकवा सकते हैं तो फिर सबसे पहले फिलिस्तीन पर इजराइल की बमबारी को रुकवा कर दिखाएं, ईरान और इजराइल की वॉर रुकवा कर दिखाएं, यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवा कर दिखाएं। मीडिया में बहुत कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। नहीं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। तो मैं इतने हफ्ते से बड़ा एहतियात से बोल रहा था, क्योंकि यूएस से हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। मगर अगर वो बके जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आधा घंटा फ़ोन पर बातचीत की, फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो आया, उसके बावजूद भी फिर वो कहते हैं कि मैंने रुका दिया ट्रेड। भाई, पाकिस्तान का यूएस से ट्रेड $4 बिलियन का है, भारत से अमेरिका का ट्रेड $180 बिलियन का है। अब अगर बायलैटरल ट्रीटी होगी या बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होगी तो $500 बिलियन का टारगेट है। वो उनको $5 बिलियन चाहिए या उनको $500 बिलियन चाहिए? ये बात जरूर है कि लगता है कि कुछ क्रिप्टो का कनेक्शन है पाकिस्तान का उनके साथ, इसीलिए वो बके जा रहे हैं। मगर मेरा मानना यह है कि जब सेजेशन हुआ, माने जब फायरिंग रुक गई या जो भी रुक गई, तो मेरी शिकायत यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को वो अनाउंसमेंट करना था, ना कि सारी दुनिया को मालूम ट्रंप से। तो सरकार हमारी है, देश हमारा है, हमको मालूम हो रहा है अमेरिका से कि मैंने करा दिया। आपने क्या करा दिया? अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फलस्तीनियों पर जो हमला इजराइल करे रुकाइए ना उसको, दम है तो। अगर आप में इतनी ताकत है तो इजराइल ईरान का खत्म कराइए, यूक्रेन रशिया खत्म कराइए। आपकी अदालत के शो में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ट्रंप को यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। अमेरिका की लिस्ट में जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बगल में बैठते हैं और इस फील्ड मार्शल को ट्रंप अपने बगल में बिठाते हैं। ओवैसी ने कहा, अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला था। आपकी अदालत के शो में ओवैसी ने पाकिस्तान को अच्छी तरह एक्सपोज किया। आसिम मुनीर के बारे में बहुत सारी अंदर की बातें बताई। ओवैसी ने यह भी बताया कि उन्होंने सऊदी अरब, बहरीन, अल्जीरिया और कुवैत के सामने पाकिस्तान और आसिम मुनीर की पोल कैसे खोली। आपकी अदालत का यह पूरा शो आप देख सकेंगे शनिवार रात 10 बजे। ओवैसी ने ट्रंप की हकीकत बता दी और आसिम मुनीर की भी बता दी, लेकिन कांग्रेस के नेता आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात को नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक हार बता रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में छाए हुए हैं।
आज दोपहर में 1 बजे वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के लिए एक प्राइवेट लंच होस्ट कर रहे हैं। ये जो लंच है ये निजी लंच है, ये वॉशिंगटन के कैबिनेट रूम में किया जाएगा और प्रेस से कोसों दूर किया जाएगा। तो इस लंच की कितनी अहमियत है और कितनी आत्मीयता है उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इससे बड़ा हमारा फॉरेन पॉलिसी का, इससे बड़ा हमारा विदेश नीति का कोई मखौल उड़ना बाकी है क्या कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष के साथ बैठकर लंच कर रहा है और हम चुप हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। जाहिर है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ऐसे बयानों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे, खूब मजा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इसकी फिक्र नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को अगर सच्चाई जाननी है तो उन्हें अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर से कुछ सीखना चाहिए। शशि थरूर उस ऑल पार्टी डेलीगेशन के चीफ थे जिसे सरकार ने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए अमेरिका भेजा था। शशि थरूर का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना इसे पेश किया जा रहा है। शशि थरूर ने कहा उनके ऑल पार्टी डेलीगेशन ने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से मुलाकात की थी। जेडी वेंस के साथ अपनी मीटिंग के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वही बातें कही थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन कॉल में प्रेसिडेंट ट्रंप से कही, और जेडी वेंस भारत की बात से पूरी तरह सहमत थे। For us, for a parliamentary delegation to be received by the Vice President is itself a significant honor, because in some countries parliamentary delegations only are met by other parliamentarian members, or members in this case of the US Congress and Senate. We met them also, but we certainly had the privilege of seeing both the Vice President and the Deputy Secretary of State. And in both cases we gave exactly the message that you have heard the Prime Minister now giving to the President. So not only was this message already received from our delegation, but it was received and accepted without any demur, disagreement or argument by the Vice President and by the Deputy Secretary of State. They fully understood exactly where we were coming from. I can assure you that what the Prime Minister is now reported to have said is the message that we ourselves had given. I personally spoke to the Vice President in the meeting. We have been very diplomatic and correct in not saying all this publicly, but now today I can reveal it. It is something that we have already conveyed, and there is no doubt at any level of the US administration where India stands. Mediation implies equivalence, and there is no equivalence between terrorists and their victims. There is no equivalent between a state that dispatches terrorists and a state that repels them. There is no equivalence between a state from which attacks are conducted and a state that is exercising its right of self-defense. And where there is no equivalence, there can be no mediation. So we never needed persuading to stop. If there was any pressure from American President Trump, that pressure would have only been on Pakistan. It would only have been on General Munir. So maybe that's why he needs to thank. It's not on us. And I think that is something that we must all understand. शशि थरूर ने मिली 3 बातें कही। एक तो अमेरिका में कोई मीडिएशन नहीं किया, दूसरा सीज फायर के लिए अमेरिका का भारत पर कोई प्रेशर नहीं था, और तीसरा अमेरिका ने आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। शशि थरूर की ये सारी बातें कांग्रेस की लाइन से अलग हैं। कांग्रेस तो बार बार कह रही कि ट्रंप ने प्रेशर डाला, ट्रंप आसिम मुनीर के साथ हैं, लंच पर बुलाया, भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई। शशि थरूर भी जानते हैं कि उनकी लाइन पार्टी की लाइन से अलग है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब भी पार्टी में बात होगी वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम लगती है कि शशि थरूर को पार्टी में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आज पटना में लालू प्रसाद यादव ने लंबे अरसे के बाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लालू ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा, सबको कसम खानी चाहिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए जान लगा देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। असल में आज पटना में आरजेडी की राज्य परिषद की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी मौजूद थे। इस मीटिंग में
जगदानंद सिंह की जगह मंगनी लाल मंडल को बिहार का अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया और इसके बाद लालू ने कहा अब सबको चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए क्योंकि नीतीश को हटाना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। पिछड़े और सभी लोग एकजुट हैं और एकजुटता का लाभ हम लोगों को उठाना है। नीतीश कुमार को हटाना है, अपनी सरकार बनाना है। श्री तेजस्वी यादव को हर हालत में पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में बनाना है। लालू यादव लंबे बीमारी के बाद लोगों के सामने आए हैं। उनकी आवाज में पहली वाली खनक तो नहीं है, लेकिन बात में सब्सटेंस है। लालू ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के नेता परिवारवाद की बात करेंगे, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है। तेजस्वी ने भी लालू की इसी बात को आगे बढ़ाया। तेजस्वी ने कहा जो लोग आरजेडी को परिवारवाद की पार्टी बताते हैं अब उन्हें ही जवाब देना होगा। तेजस्वी ने कहा उनके पास एनडीए के उन नेताओं की पूरी लिस्ट है जिनके परिवार वालों को बड़े बड़े पदों पर बैठाया गया है, इसलिए पूरे बिहार में इस लिस्ट को दिखाया जाएगा और बीजेपी के नेताओं से जवाब मांगा जाएगा। गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दिया हम लोग को चुन के आते। जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। कितने लोग परिवारवादी, अब यहाँ मीडिया के लोग हैं, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे बोलेंगे जंगल राज जंगल राज, परिवारवाद परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए। मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की संतान है, मांझी जी की बहू है, एक दामाद रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं, एक जीजा आयोग में है। सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी, तो 12 को खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवाद। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता है, ये हमको जानना है। क्या केवल इधर ही दिखता है? तेजस्वी यादव को जवाब दिया जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने कहा तेजस्वी ने जो बात कही वो तो ठीक है, लेकिन जिसके परिवार का हर मेंबर सत्ता की मलाई खा रहा है उसे कम से कम परिवारवाद पर दूसरों से सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, खासकर परिवारवाद के मुद्दे पर, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन 3 मुद्दों पर तेजस्वी यादव या राजद के लोगों को शर्म करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। जिस परिवार का एनडीए गलत कर रही है, भाजपा गलत कर रहे हैं, भाजपा वाले जदयू वाले तो बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार का 1-2 नहीं 6-7 लोग राजनीति में है। कोई एमएलए है, कोई एमपी बनने का प्रयास किया, कोई किसी दूसरे संगठनात्मक संगठन के जगह पर है। तो जो लोग परिवारवाद के पुरोधा हैं बिहार में, जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं, जो यहाँ अपराध तंत्र को बनाने चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इन बातों पर टिप्पणी करती है तो बड़ी हंसी आती है। लेकिन लालू यादव के लिए विपक्ष से ज्यादा बड़ी मुश्किल उनके बड़े बेटे तेज प्रताप बने हुए हैं। क्योंकि लालू यादव तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने का फैसला सुना चुके हैं, इसलिए तेज प्रताप आरजेडी की मीटिंग में तो नजर नहीं आए। हालांकि आरजेडी की मीटिंग में मंच से एक वीडियो चलाया गया, इसमें तेजस्वी के साथ तेज प्रताप की तस्वीरें भी थी। तेज प्रताप भी पार्टी की इस मीटिंग पर पूरी नजर बनाए हुए थे, इसलिए जैसे ही बैठक खत्म हुई तेज प्रताप ने एक ट्वीट करके पहली बार बागी तेवर दिखाए। तेज प्रताप ने कहा उनकी चिप्पी को कमजोरी न समझा जाए। तेज प्रताप ने कहा उनके खिलाफ साजिश हुई है और वो बहुत जल्द इसका पर्दाफाश करेंगे। राजनीति में उनकी भूमिका अब जनता तय करेगी, कोई पार्टी या परिवार नहीं। आरजेडी में एक बार फिर सारा मामला परिवार पर आकर टिक गया है। लालू जी अपने जीते जी
तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। दिल पर पत्थर रखकर दो बार नीतीश कुमार को साथ लिया। इस बार भी जब उन्हें लगा कि बड़े बेटे तेज प्रताप छोटे बेटे तेजस्वी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, तो एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर किया। लालू यादव के लिए यह फैसला करना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज तेज प्रताप ने जो तेवर दिखाए, उनसे लालू को काफी दुख हुआ होगा, चोट पहुंची होगी, और यह दर्द ऐसा है जो न दबाया जा सकता है न दिखाया जा सकता है। आज जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आई। अनंतनाग पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से एक ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया। कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर उन्हें कहा जाता है जो होते तो आम नागरिक हैं, लेकिन आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, फिर चाहे वो रैकी का काम हो या इंफॉर्मेशन जुटाने का काम हो। आज जिस ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया गया, उसका चेहरा लंगनबल नाके में लगे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने पहचाना और सुरक्षा बलों को अलर्ट किया। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट है। 3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं।